नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। महाकाल के शिवलिंग पर श्रृंगार के बाद अचानक टूटकर गिरा भांग का मुखौटा। 2 दिन पहले 18 अगस्त सोमवार रात 8 बजे की घटना। ज्योतिषाचार्य ने कहा अप्राकृतिक घटना का संकेत। धर्म के ज्ञाता ने कहा शिवलिंग पर भांग चढ़ाना किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं, अब तो खुद महाकाल ने त्याग दिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 दिन पहले 18 अगस्त सोमवार को एक अनोखी घटना घटित हुई। यहां रोजाना की तरह रात्रि 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में भांग लगाई गई। इसके तत्काल बाद आरती शुरू ही होने वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। यह शिव के मुखौटे से नाक, ओंठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही क्षण में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पंडित पुजारी ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जो कि वायरल हो गई। इस घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर के पंडित पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिषाचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। नियमों की बात करें तो वर्ष 2020 में महाकाल शिवलिंग क्षरण रोकने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को निर्देश दिए थे कि शिवलिंग पर तय मात्रा में पंचामृत चढ़ाया जाए। इसके अलावा भांग व अन्य सामग्रियों के लिए भी निर्देशित किया था। बावजूद इसके वर्तमान में समय निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। इस घटना को लेकर देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी का कहना है कि यह एक अप्राकृतिक घटना का संकेत है। इस घटना के पीछे 2 अलग अलग मत हैं। देवता जिस भी सामग्री को पसंद करते हैं उसे वह स्वीकार करते हैं, और यदि किसी सामग्री में त्रुटि या श्रद्धा न हो या अच्छी मानसिकता से न बनाई गई हो तो उसमें धर्म का प्रभाव न हो तो वे सामग्री को त्याग देते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार वैज्ञानिकता की बात करें तो पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है। पत्थरों में आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक उष्णता रहती है। जब बाहरी आर्द्रता व उष्णता वाली भांग पत्थर पर लगाई जाती है तो कभी कभी उसके गिरने की संभावना बनती है। यह एक प्रकार से ऋतु परिवर्तन के संकेत है। भविष्य में बढ़ा हुआ जल की स्थिति देखेगी और प्राकृतिक घटना के भी संकेत हैं। धर्म के ज्ञात महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति और पूर्व संभागयुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त ने इस घटना को लेकर कहा कि हिंदू धर्म में शिवलिंग पर भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। शिव पुराण और लिंग पुराण में भी कई उल्लेख हैं। ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। कई घटना तक भांग का शिवलिंग पर लगे रहना क्षरण पैदा करता है। शास्त्र का आधार पंडित पुजारी नहीं मान रहे हैं। अब श्रृंगार अपने आप गिर गया है। यह संकेत है कि खुद महाकाल इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। अब प्रशासन और पंडित पुजारी को सोचना चाहिए यह उचित है नहीं है। इस घटना को लेकर महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी और मंदिर समिति के जिम्मेदार कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बाई डॉक्टर मोहन गुप्त, धर्म के ज्ञात महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति और पूर्व संभागायुक्त। देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिव पुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है उसके कारण लिंग के क्षरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से क्षरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है तो एक तरह से ये संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अब तो यहाँ के जो प्रशासक वर्ग है और यहाँ के पंडित पुजारी हैं उनको सोचना चाहिए कि भांग का श्रृंगार उचित नहीं है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भांग का श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हो उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है
या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो, तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं कि जो वर्तमान की घटनाक्रम है, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। भविष्य में कई प्रकार से जल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति अलग-अलग प्लॉट में दिखाई देगी। विशेष तौर पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाओं का भी क्रम आने वाले 4 महीने में दिखाई देगा। जी, जय श्री महाकाल। बिल्कुल मेरे भी संज्ञान में आया है कि श्रृंगार जो कि गिर गया था, तो असल में वो एक सामान्य और एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस प्रकार से बहुत सारी बार उमस रहती है, नमी होती है, और जो कि सावन मास चल रहा है, ऐसे कभी-कभी मौसम में बदलाव आते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से शिवलिंग पे लगाने जाने वाली भांग, जो कि शिवलिंग पे भी जल, दूध आदि इत्यादि चढ़ता हुआ रहता है, तो नमी आ जाती है और ऐसे ही भांग में भी नमी रहती है। तो कभी-कभी वो उस नमियों के कारण, उस उमस के कारण भी श्रृंगार खिसक जाता है, जो कि एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी के भी ऊपर अपन किसी प्रकार की दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था चलती भी आ रही है। और इसके पहले भी हुआ है कभी? बिल्कुल, आज बचपन से मैं बाबा की सेवा पूजा करते हुए आ रहा हूँ, और आज सोशल मीडिया जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने उफान लिया है, या सोशल मीडिया पे जो बढ़ावा हुआ है, तो उस कारण बहुत सारे लोगों में अलग-अलग प्रकार की भ्रांतियाँ आती रहती है। जिस प्रकार से भगवान महाकाल के ऊपर कौन-सी भस्म चढ़ाई जाती है, ये भी लोगों को सही तरीके से पता नहीं है कि बाबा को कौन-सी भस्मी का उपयोग करा जाता है। और उसी प्रकार से बाबा का जो भांग श्रृंगार है, वो एक सामान्य रूप से बाबा को निराकार से साकार और साकार से निराकार रूप में लाया जाता है। वो प्रथा चलती भी आ रही है परंपरागत रूप से। उसी प्रकार जो भगवान महाकाल पे भांग श्रृंगार रहता है, वो भी उसी परंपरा का निर्वहन होते हुए आ रहा है, जो कि निराकार से साकार और साकार से निराकार रूप में बाबा आते हैं। अगर किसी प्रकार से श्रृंगार गिर भी जाता है, तो उपस्थित जो पुजारी जी रहते हैं, वे तुरंत उसको वापस से फिर आकार में ला देते हैं और फिर वापस से श्रृंगार करके पूजन आरती को कराया जाता है। ऐसा प्रक्रिया चलती भी आ रही है और चलता रहता है। शिवलिंग शरण को लेकर एक हाईकोर्ट का आदेश था, उसमें एक मात्रा तय की गई थी भांग श्रृंगार की, लेकिन वो जो वीडियो दिख रहा है उसमें तय मात्रा से अधिक भांग श्रृंगार ऐसा हुआ है, ऐसा भी कुछ? जी बिल्कुल, क्या रहता है कि वीडियो में अनुमानित रूप से क्लियर चीजें नहीं दिखाई जाती है और ना पता लगता है। और जैसे कि वीडियो के आधार पे किसी प्रकार की गणना करना, वो भी अनुचित है। मंदिर में बिल्कुल सारे नियमों का निर्वहन होता हुआ आ रहा है और होता रहेगा। जो भी मंदिर समिति तय करती है, उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं चलती है। वीडियो के आधार पे ज़्यादा कम का मापदंड अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पे ना तो तराजू उपलब्ध है, ना ही कोई कैलकुलेटर रखा है कि इतनी ही भांग वहाँ पे लगाई जा रही है या करी जा रही है। उसके बाद में किसी के पास में कोई भी ऐसा प्रमाणित व्यवस्था नहीं है। बाकी मंदिर में जो नियम और फैसले और जो भी होता है, वो नियम आधार पे होता है। प्रबंध समिति उसका बिल्कुल ध्यान रखती है और उसी के हिसाब से मंदिर की सारी व्यवस्था चलती भी आ रही है। ये आपने बताया कि निराकार से साकार और साकार से फिर निराकार स्वरूप है, तो ये कब से इसमें किस पुराण में इसका उल्लेख होता है और कब से या फिर ये परंपरा चली आ रही है? जी बिल्कुल, शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि भगवान महाकाल ही एक ऐसे देवता है जो शिवलिंग रूप में पूजाए जाते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। और शिवरात्रि के दिन पे उन्होंने एक आकार रूप को भी स्वीकार करा था और निराकार रूप को भी स्वीकार करा था। तो भगवान शिव ही ऐसे है जो निराकार और साकार दोनों रूपों में वो पूजाए जाते हैं। किसी पुराण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव को भांग का श्रृंगार किया जाए? लिंग पुराण की बात करें, शिव पुराण की बात करें? जी देखिए, क्या है कि भगवान महाकाल को जो भांग अर्पण करने का जो
एक व्यवस्था बनी हुई आ रही है, क्योंकि भांग एक शीतल पदार्थ है, औषधि रूप में बाबा को उसको चढ़ाई जाती है। जिस प्रकार से बाबा महाकाल ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष को ग्रहण करा था, तब वो जो विष इतना गर्म था या इतना मतलब कह सकते हैं कि इतना वो पदार्थ था कि भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तरह तरह की औषधियों का इस्तेमाल कराया गया था। उसी औषधि के रूप में बाबा महाकाल को जो भांग, जो कि शीतल पदार्थ है, वो उपयोग होता है। एक उज्जैन में एक पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनका कहना है कि जो विद्वान भी है, उनका कहना है कि जो अलग अलग श्रृंगार करते हैं बाबा का, अलग अलग, कभी खाटू श्याम बना देते हैं, कभी श्री राम कृष्ण बना देते हैं, तो कभी हनुमान जी के रूप में, तो इस तरह से भी कहीं उल्लेखनीय है पुराणों में। देखिए, मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि भगवान महाकाल और भगवान शिव निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजाए जाते हैं। उसी क्रम में जैसे हनुमान जी है या खाटू श्याम जी है या कोई भी अन्य देवी देवता है या गणपति जी है, ये कहीं ना कहीं शिव ही है, शिव इनसे अलग नहीं है। हमारे मान्यताओं में शिव भगवान से बड़ा कोई भी देवी देवता नहीं है, और शिव भगवान से ही सारे देवी देवताओं का ये कह सकते हैं कि जन्म हुआ है। चाहे वो हनुमान जी है, वो भी शिव अवतार है, चाहे वो श्याम जी है, तो जो कि बहुत समय से चलती हुई आ रही है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण को अलग रूप में अपन पूजते हैं, क्योंकि वो की गलत है। भगवान भी उसको मना करते हैं। सारे देवी देवता एक है और उनसे ही सारे देवी देवता है, और सारे देवी देवता ही शिव है। तो इस प्रकार से भगवान को अलग अलग रूपों में श्रृंगार किए जाते हैं, और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई रहती है उन सब श्रृंगारों से। संयुक्त कृषक संगठन का ज्ञापन, फसल बीमा और किसानों की मांग। संयुक्त कृषक संगठन जिला उज्जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर रोशन सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों की फसल बीमा विसंगतियों और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। संगठन ने मांग की है कि फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे तब तक लागू नहीं किया जाए जब तक फसल बीमा योजना में सदन में चर्चा कर संशोधन नहीं लाया जाता है। संगठन ने यह भी मांग की है कि फसल बीमा योजना में नीतिगत तय किया जाए कि फसल की क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी जांच दल गठित करेगी और साथ में कृषि विभाग एवं ग्रामीण किसानों को साथ लेकर जांच करेगी और नुकसान का आकलन करेगी। संगठन ने सैटेलाइट सर्वे के प्रमाणित आधार की कमी पर भी सवाल उठाया और मांग की है कि सैटेलाइट सर्वे बंद किया जाए। इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि 2020 से 2024 खरीफ सीजन की सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए रैंडम प्लांट पद्धति के सर्वे के आधार पर 5 सालों का फसल बीमा वास्तविक पीड़ित किसानों को दिलाया जाए। संगठन ने ये भी मांग की है कि वर्तमान में किसानों को बीमा दिया गया है और बहुत सारे किसानों को नहीं दिया गया है, इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन ने अन्य मांगों में शामिल किया है कि सोयाबीन की खरीदी जिस प्रकार पंजीयन पर होती है उसी प्रकार समर्थन मूल्य जो शासन द्वारा तय किया गया वह भाव किसानों को पूरे वर्ष मंडी में मिले। इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि किसान का ट्रैक्टर जो खेती के काम आता है उस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष में खत्म हो जाता है, जिसको बढ़ाकर 20 वर्ष किया जाए। संगठन ने आलू के वर्तमान भाव पर भी चिंता व्यक्त की और मांग की है कि कोल्ड स्टोर का किराया माफ किया जाए और आलू बीज कंपनियों पर भी शासन कार्रवाई करे। ठीक है, ओके हमने किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं जैसे बीमा राशि में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत सारे किसानों को बीमा राशि मिली है, बहुत सारे किसानों को नहीं मिली, और जिसको मिली है वो भी वोट के मुंह में जीवा 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये। जो किसानों ने प्रीमियम जमा की थी, सरकार ने बीमा कंपनियों ने उस प्रीमियम की राशि इतना भी बीमा नहीं दिया। मतलब किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है और संगठन इसका पूरा विरोध करता है। दूसरा विषय हमारा एक सोयाबीन को लेकर है। सोयाबीन में जो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है वह सोयाबीन आने के 2 महीने बाद करती है। तो हम चाहते हैं कि सोयाबीन की खरीदी अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में हो, जिससे हमारे अधिकांश किसान कम भाव में मंडियों में बेच देते हैं, क्योंकि उनको खाद है, बीज है, दवाइयाँ, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर के खर्चे के लिए उनको माल बेचना पड़ता है। तो हम चाहते हैं शासन से वो मंडी में ना बेचे कम भाव में, और शासन खरीदी जल्दी प्रारंभ करे अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तीसरा विषय हमारा जो है खाद का, जो खाद के बाजार जो है अभी वर्तमान में NPK 12/16 पिछले वर्ष 1470 रुपये इस पर लिखा है भाई साहब,
1470 रुपये में हमें खाद की बोरी मिली थी, जो आज वर्तमान में 1850 रुपये में मिल रही है और एकदम से 26% की वृद्धि हुई खाद में। और जब हमारे फसलों की खरीदी की बात आती है समर्थन मूल्य पे, तो उसमें वृद्धि होती है 5 से 8%, 7%। अभी कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी जो बीमा राशि में 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं जिले के, और जो बीमा मिलना था उससे किसान संतुष्ट नहीं है। अगर शासन इस पर कोई जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन की ओर बाध्य है। आपका शासन भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय प्रशासनिक भवन कोठी पहले जिला उज्जैन विषय फसल बीमा खाद व सोयाबीन विसंगतियों किसानों की मांग बाबत। इसलिए ज्ञापन संयुक्त कृषक संगठन जिला उज्जैन किसानों की फसल बीमा विसंगतियों और अन्य विषय निम्नानुसार रखता है। फसल बीमा योजना में सदन में चर्चा कर संशोधन बिल नहीं लाया जाता। सरकार की किसान हितैषी मंशा को दर्शाएगा। सैटेलाइट सर्वे बंद हो। हम आगामी समय में सैटेलाइट सर्वे का पूर्ण विरोध करते हैं। हम सरकार से फसल बीमा नीति में सुधार चाहते हैं। अभी जो वर्तमान में किसानों को बीमा दिया गया है और बहुत सारे किसानों को नहीं दिया गया है, संगठन शासन से मांग करता है कि इस बीमा से किसान संतुष्ट नहीं है, इसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार डीएपी एनपीके 12-32-16 जैसे मान्यता प्राप्त रासायनिक खाद की सब्सिडी बराबर रखकर बड़े दामों को नियंत्रित करे ताकि किसानों की लागत कम हो खराब होता। इसलिए शासन से यह मांग है कि उसका रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष बढ़ाया जाए और उसकी रजिस्ट्रेशन अवधि 20 वर्ष किया जाए। आज के समय आलू के वर्तमान भाव 10 रुपये। ऐसे में आप किसानों को किसी भी तरह से निराश नहीं करेंगे और फसल का किसानों को उचित मुआवजा तय सीमा में फोटो लेना है। क्या पूरा मामला है, कैसे पकड़ा? सुजुकी इको कार से कुछ समय पहले साइलेंसर चोरी हुए थे। इसमें कल एक आरोपी मुस्तकिम को पकड़ा है और उसके 2 अन्य साथी वो फरार हो गए हैं। एक कार, 3 साइलेंसर और साइलेंसर के अंदर कुछ कॉस्टली मटेरियल रहता है, वो भी उसके पास से जब्त किया हुआ है। कल आरोपी को न्यायालय पेश किया था। वर्तमान में आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है। क्या कीमत है उनकी सामान की? कल जो जब्ती की गई कार इंक्लूड कर लिया तो लगभग 5 लाख का सामान जब्त किया गया है। तो आपराधिक रिकॉर्ड भी उसका रहने वाला वो बाहर का है, अलीगढ़ का है। इस संबंध में पुलिस वहाँ गई भी है, आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। जीवाजी वेधशाला के अनुसार इस सीजन में अब तक कुल औसत बारिश 475 दर्ज की गई है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों में उमस व गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने और कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना जताई है। 1 जून से लेकर आज तक जिले में औसत 430.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 499.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। अच्छी बारिश से शहर के जल स्रोत भरने की उम्मीद है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।